Now let us talk about the factors that affect the rate of photosynthesis. इनको हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, external factors and the internal factors. So we'll divide it into two, external factors and the internal factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला जो आता है दैट इज द लाइट, देन इज टेम्परेचर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन and water. These are the external factors which affects the rate of photosynthesis. If we talk about the internal factors में आता है number of leaves, size of leaves, then number of chloroplast, then amount of chlorophyll, then mesophyll, age of the leaf, and the accumulation of photosynthetates. क्लियर? सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो यहीं पर मैं पहले इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन डिटेल. क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ लीव्स. नंबर ऑफ लीव्स के जो है जो फोटोसिंथेसिस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी उतना ज़्यादा ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा. वैसे ही साइज ऑफ द लीव्स ऑल्सो मैटर्स. ओके, देन नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होने चाहिए. ठीक है, इट फेवर्स फोटोसिंथेसिस. अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल भी अच्छा होना चाहिए. मीजोफिल भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए. मीजोफिल मैंने आपको बताया था इट इज़ अ ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ. इसके अलावा ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ भी इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए कि प्रॉपर अमाउंट में ये लाइट का अब्जॉर्प्शन कर सके. एनाटॉमी ऑफ द लीफ ऑल्सो मैटर्स. एनाटॉमी में अभी बताया था मैंने आपको, क्रैन्स एनाटॉमी किस में मिल रही है? C4 प्लांट के अंदर. C3 प्लांट के अंदर क्या मिलती है? नॉर्मल एनाटॉमी. वहाँ क्रैन्स एनाटॉमी देखने को नहीं मिलती है. क्लियर? एज ऑफ द लीफ, अब जैसे जैसे लीफ मैच्योर होती है वैसे वैसे जो है उसकी फोटोसिंथेटिक जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज होगी. फिर सेनेसेंस की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगी? वो डिक्रीज होगी. सेनेसेंस क्या होता है? एजिंग. क्लियर? एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटेट्स, डिमांड एंड सप्लाई वाला रिलेशनशिप है. जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा ही सप्लाई देनी पड़ेगी. तो सेम इज़ द केस हियर. जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटेट्स. अगर फोटोसिंथेटेट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, तो इट विल इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. लेकिन अगर फोटोसिंथेटेट्स जो हैं वो यूज़ भी होते जा रहे हैं हाथों हाथ, ठीक है, तो उस केस में इट विल फेवर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So these are the internal factors which affect the rate of photosynthesis. Now we'll talk about the external factors, that is light, temperature, carbon dioxide, oxygen and water. अब इनको पढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, that is the law of limiting factor. Now what is the law of limiting factor? Law of limiting factor was given by Blackman. इनके अकॉर्डिंग जो है, सपोज कोई भी एक प्रोसेस है, इफ यू कंसिडर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स. यस, सो यहाँ पर जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में मौजूद होगा दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? सपोज हमने देखा कि जो है फोटोसिंथेसिस को ही हम कंसिडरेशन में लेते हैं, तो लीफ है तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल तो जनरली जो होगा वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल मौजूद होगा ही होगा, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो.
तो क्लोरोफिल जनरली डज नॉट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। बचे क्या? लाइट, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सपोज लाइट भी प्रॉपर अमाउंट में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्टिमम लेवल पे मौजूद है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा लो है ऑप्टिमम से, तो इस केस में जो टेम्परेचर है दैट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर? लेकिन अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक पर्टिकुलर लेवल पे उसको ले आए हैं ऑप्टिमम लेवल पे, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। लेकिन हो सकता है फिर उसके जो है बाद जो है कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? व्हेन अ प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय a number of factors, then the factor present in minimal quantity or amount is known as limiting factor. क्लियर? अब अपन इनको डिटेल में देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को। चलिए तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी सबसे पहले जो अपन देखेंगे दैट इज द लाइट। सो सबसे पहले जो फैक्टर अपन डिटेल में देखेंगे दैट इज लाइट। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट में तीन चीजें हम देखेंगे। एक तो आएगा लाइट में इंटेंसिटी, एक आएगा ड्यूरेशन ऑफ लाइट, और एक आता है दैट इज टाइप ऑफ लाइट और द लाइट क्वालिटी। क्लियर? जब हम बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी, तो देखिए जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, आई एम राइटिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज ROP, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। ओके, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बिकॉज एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटीज इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ऑल्सो नोन एज सोलराइजेशन। सो विल राइट हियर, but at very high light intensities destruction of chlorophyll occurs, that is known as photo-oxidative damage और सोलराइजेशन। क्लियर? तो ये तो बात हो गई लाइट इंटेंसिटी की। जनरली विद द इंक्रीज इन द लाइट इंटेंसिटी देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मगर up to a certain limit, because at very high light intensities there occur photo-oxidative damage to the chlorophyll, which is also known as solarization. नाउ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तो देखिए दो टाइप की लाइट होगी, या तो हो सकती है कंटिन्यूस लाइट, आप दे रहे हैं प्लांट को कंटिन्यूस लाइट, और एक होती है इंटरमिटेंट लाइट। तो जो इंटरमिटेंट लाइट है, इंटरमिटेंट लाइट के अंदर क्या होगा कि आपने पहले फ्लैश ऑफ लाइट दिया, फिर बंद कर दिया, फिर डार्कनेस, लाइट पीरियड, डार्क पीरियड, लाइट पीरियड, डार्क पीरियड। तो इस केस में जो होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द कंटिन्यूस लाइट। क्यों? क्योंकि लाइट जब देते हैं अपन, जब लाइट होती है उस समय क्या होता है, लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनती तो जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, हालांकि वो कुछ अमाउंट में यूज़ भी होगी, लेकिन डार्क रिएक्शन का रेट भी तो थोड़ा बढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो
एसिमिलेटरी पावर है वो एक्यूमुलेट हो रही है, लेकिन डार्क रिएक्शन का रेट कंपैरेटिवली स्लो है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। यहाँ क्या होगा, लाइट और डार्क फोटो पीरियड दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर बन रही है वो डार्क पीरियड में क्या होगा, दैट विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, क्लियर। तो इस केस में क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा इस केस के कंपैरिजन में, क्या। लाइट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज सीन इन द केस ऑफ रेड लाइट, देन ब्लू लाइट एंड मिनिमम इन द केस ऑफ ग्रीन लाइट। इसमें मिनिमम होता है और इसमें मैक्सिमम होता है, क्लियर। तो ये बात हो गई लाइट इंटेंसिटी की, लाइट ड्यूरेशन की और लाइट क्वालिटी की। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं दैट इज नोन एज अ कंपेंसेशन पॉइंट एंड द सैचुरेशन पॉइंट। ये लाइट के केस में भी देखने को मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाले फैक्टर में भी देखने को मिलता है। सो विल राइट हियर अबाउट द लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। देखिए, कंपेंसेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। दोनों का रेट जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का वो बराबर हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो वो लाइट इंटेंसिटी जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज नोन एज द लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। जनरली इवनिंग टाइम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्लियर। देन आता है लाइट सैचुरेशन पॉइंट। अब लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या है, बेसिकली सैचुरेशन होता है जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। तो वो लाइट इंटेंसिटी, तो यहां हम क्या लिखेंगे, लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम दैट इज नोन एज लाइट सैचुरेशन पॉइंट, क्लियर। जनरली जो 10% ऑफ सनलाइट है, 10% ऑफ फुल सनलाइट है, दैट एक्ट्स एज अ सैचुरेशन पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जनरली 10% of full sunlight acts as saturation point. इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सपोज यहाँ हमने लिखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहाँ हमने लिखा लाइट इंटेंसिटी। तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा लाइक दिस। अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ए, ये क्या शो कर रहा है कि लाइट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, क्लियर। सी पर क्या हो जाएगा कि अब इसका सैचुरेशन हो गया है, फर्दर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर। तो यहाँ पर लाइट सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, दैट इज D. This D will act as a light saturation point, जहाँ पर लाइट क्या कर गई है, सैचुरेट कर गई है, यानी कि इस लाइट इंटेंसिटी पे मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हैं लाइट इंटेंसिटी को, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दैट वाज अबाउट द लाइट। अब नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात करते हैं, दैट इज द टेम्परेचर। नाउ जनरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं,
optimum temperature range for C3 plants, that will be 20 to 25 degrees centigrade, and for C4 plants if we see it will be 30 to 40 degrees centigrade. If the temperature increase beyond 40 degrees, then it will lead to the denaturation of enzymes and the process will be affected. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है C3 प्लांट्स के लिए है 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड और C4 प्लांट्स के लिए है 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट जो फैक्टर आएगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो जनरली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट इंक्रीजेस विद द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. It increase with the increase in the carbon dioxide concentration, but up to a certain limit. नॉर्मल जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का नॉर्मली जो है दैट इज 0.03 टू 0.04%. क्लियर. लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज इफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस अप टू अ सर्टन लेवल. ऐसा नहीं है कि बढ़ती ही जाएगी, दैट इज 0.05% तक बढ़ सकती है. क्लियर. अगर इससे ज़्यादा बढ़ी तो फिर दूसरे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर. तो यहाँ पर क्या है नॉर्मली कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.03 टू 0.04%. तो जनरली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज अ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस बट अप टू अ सर्टेन लेवल यानी कि 0.05% तक. क्लियर. नाउ यहाँ पर भी दो जो है लेवल्स आते हैं. एक आएगा कंपेंसेशन पॉइंट. अब अपन बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट. कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है दैट विल बी द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रेट बराबर हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर नेट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होगा ज़ीरो. क्लियर. क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान निकली उतनी ही फोटोसिंथेसिस में क्या हो गई है यूज़ हो गई है. तो यहाँ पर नेट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होगा ज़ीरो. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस becomes equal to rate of respiration. क्लियर. दोनों के लिए अलग वैल्यू होती है. अगर हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो इट इज़ 25 टू 100 ppm एंड C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो इट विल बी 0 टू 10 ppm. अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट की. जैसा कि मैंने आपको बताया था कंपेंसेशन पॉइंट तो वो पॉइंट है जहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन. और सैचुरेशन पॉइंट वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा मैक्सिमम. ये वैल्यू भी दोनों C3 और C4 प्लांट्स के लिए अलग अलग होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, इसको हम क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट. C3 और C4 प्लांट्स दोनों के लिए अलग अलग होता है. अगर हम बात करें C4 प्लांट्स की तो C4 प्लांट्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा दैट इज 360 ppm, यानी कि इसका सैचुरेशन तो अचीव हो चुका है. लेकिन अगर हम बात करें C3 प्लांट्स की तो इसके लिए जो सैचुरेशन पॉइंट है दैट इज़ 450 ppm.
यानी कि C3 प्लांट्स में अभी भी गुंजाइश है। अगर हम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। इसीलिए बहुत सारे C3 प्लांट्स जो हैं इनको ग्रीन हाउस में ग्रो करा जाता है। ग्रीन हाउस में क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस मिलेगी, दैट इज CO2। क्या इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। सो current availability of carbon dioxide acts as limiting factor for C3 plants। C3 plants के लिए limiting है। Now that is, if we increase the carbon dioxide concentration, rate of photosynthesis can increase, and this is known as carbon dioxide fertilization effect। इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। इसलिए कई सारे C3 प्लांट्स को अगर ग्रीन हाउस में ग्रो करा जाता है, जैसे टोमेटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, तो इनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। सो Here we have studied about the temperature। टेम्परेचर में हमने देखा ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट्स के लिए क्या है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और C4 प्लांट्स के लिए क्या है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड में जनरली विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। कंपेंसेशन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर होगा। C3 प्लांट्स के लिए होता है 25 to 100 ppm और C4 प्लांट्स के लिए होता है 0 to 10 ppm। सैचुरेशन पॉइंट की बात करें तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है जिसमें मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। अगेन C3 प्लांट्स के लिए 450 ppm है और C4 प्लांट्स के लिए 360 ppm है। यानी C3 प्लांट्स के लिए अभी जो करंट कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अपन देखें कंसिडरेशन में, तो C3 प्लांट्स के लिए ये क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि अभी भी गुंजाइश है अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट्स के अंदर बढ़ेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। जो दो फैक्टर्स बचे हैं दैट इज द ऑक्सीजन एंड वाटर। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली विद द इंक्रीज इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस in C3 plants because it leads to photorespiration। अगर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेशन की जगह क्या होने लग जाएगा, ऑक्सीजनेशन। सो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द वॉरबर्ग इफेक्ट। इसको हम वॉरबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। वाटर की हम बात करें तो ओनली 1% ऑफ द वाटर absorbed during photosynthesis। क्लियर। अब वाटर का जो इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे वो इनडायरेक्टली होगा, एक्चुअली प्लांट पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, जब भी स्कैरसिटी ऑफ वाटर है तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर के केस में क्या होता है, देयर विल अकर स्टोमेटल क्लोजर। स्टोमेटल क्लोजर होगा तो एज अ रिजल्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्लाइन होगा। फिर स्केर्सिटी ऑफ वाटर में ही क्या देखने को मिलता है, विल्टिंग भी देखने को मिलता है। विल्टिंग क्या होता है, जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो प्लांट मुरझा जाता है, उसको हम कहते हैं विल्टिंग। जब विल्टिंग होगा तो सरफेस एरिया ऑफ लीफ भी क्या होगा, रिड्यूस। सरफेस एरिया ऑफ लीफ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर।
तो हमने देखा ऑक्सीजन जो है अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होता है इन द केस ऑफ C3 प्लांट्स एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. दिस इज नोन एज अ वॉरबर्ग इफेक्ट. वाटर की हम बात करें तो ओनली 1% ऑफ द वाटर इज यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर की स्कैरसिटी में जनरली स्टोमेटल क्लोजर होता है बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन सेक्रीट होता है, दैट इज द एब्सिसिक एसिड, एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज. इसकी वजह से ही विल्टिंग भी होता है. स्कैरसिटी ऑफ वाटर की वजह से विल्टिंग क्या होता है, प्लांट जो है वो मुरझा जाता है. इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द लीफ विल गेट reduced, and reduced surface area means reduced rate of photosynthesis. So this was all about the photosynthesis in plants.